नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा अदालत का फैसला समाज में टकराव पैदा करेगा। बडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी पर जनसभा में हुआ जानलेवा हमला, मेवानी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी दे रही है गुंडों को संरक्षण। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई के दौरान नहीं हाजिर हुए विपक्षी, पुनः निरीक्षण याचिका पर सुनवाई टली, अब 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 456 अंक चढ़कर 60,571 पर हुआ बंद, निफ्टी 134 अंक की उछाल के साथ 18,070 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है नया इतिहास बनाती राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी, इस नाम ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। राहुल की यात्रा को असफल साबित करने में लगी बीजेपी खुद बैकफुट पर आ गई है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी नए अवतार में आई कांग्रेस की, जो 2024 में बीजेपी को देगी सीधी टक्कर। साथ ही चर्चा करेंगे गुलाम नबी आजाद को लगे जोरदार झटके की और आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने कोलकाता की सड़कों पर मचाया उत्पात। ममता बनर्जी को लेकर क्या है बीजेपी की नई रणनीति। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की हम आपको देंगे सही और पूरी जानकारी। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। अपनी इस पद यात्रा में राहुल गांधी न सिर्फ लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। यात्रा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। आज एक बार फिर राहुल ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से सबका ध्यान खींच रहे हैं। राहुल की यात्रा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है। उनकी यात्रा में पहले से ज्यादा लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत आज तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से हुई। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। इस पद यात्रा की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में राहुल अपने नेताओं के अलावा आम लोगों के साथ भी चलते नजर आए। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, महंगाई #भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री जनता की तकलीफ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। भारत की हर दुख भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। राहुल ने अपने इस ट्वीट में महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ही राहुल ने इस यात्रा को शुरू किया था और आज लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा ने ठीक 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली और इसने भाजपा को निराश, बेचैन और परेशान कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले ही 100 गुना अधिक जोश से भर चुकी है। हर कदम के साथ हम अपने संकल्प को और मजबूत करते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी। ये यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ 3 तरह के यात्री पद यात्रा कर रहे हैं। करीब 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। साथ ही जिस राज्य से यात्रा गुजर रही है, उस प्रदेश के 100 प्रदेश यात्री साथ चलेंगे। ऐसे में केरल में प्रवेश करने के साथ ही तमिलनाडु के 100 प्रदेश यात्रियों की जगह केरल के प्रदेश यात्रियों ने ली है। महंगाई आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मोदी सरकार ने इस समस्या पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। देखकर अनदेखा करना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। वैसे इस वक्त बीजेपी के हर दांव पर कांग्रेस का वार भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, तो कितनी बदल गई है आज की कांग्रेस, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस लगातार आक्रामक होती जा रही है। बात पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने की हो, राष्ट्रवाद की हो, भारत जोड़ो यात्रा की या पार्टी से जुड़े किसी दूसरे मुद्दे की, पहले के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा सख्त तेवरों के साथ बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कुछ महीने पहले तक पार्टी जिन मुद्दों पर बचाव की मुद्रा में आ जाती थी, अब उन मुद्दों पर हमलावर है। पार्टी के रुख में आक्रामकता को कांग्रेस के अंदर हो रहे बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। संगठन चुनाव अंतिम दौर
दौर में है। वहीं साल 2024 के लिए संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस की दावेदारी के लिए राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन जुटाना है। कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी बेहाल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी नए अवतार में सामने आएगी। पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक और सक्रिय है। कांग्रेस को अब हमारे मित्र और विरोधी दोनों हल्के में नहीं ले पाएंगे। अभी तक हमारे विरोधी, मित्र और सहयोगी भी कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे। बीजेपी आक्रामक होगी तो कांग्रेस दोगुना आक्रामक होगी। 137 साल के इतिहास में कांग्रेस का कई बार कायाकल्प हुआ है। अब इस यात्रा से नया अवतार होगा। कांग्रेस पहले से ज्यादा आक्रामक और सक्रिय होगी, जिसे हमारे मित्र और राजनीतिक विरोधी हल्के में नहीं ले सकेंगे। भाजपा जिस तरह से हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि वो बहुत परेशान है। राजनीति के जानकार कांग्रेस के इन तेवरों को खुद को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति विपक्षी खेमे में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। राजनीति शास्त्र के जानकारों का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला कर कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी को भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के नए तेवर से बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। वैसे झटका तो गुलाम नबी आजाद को भी लगा है। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब उन दावों की हवा निकल चुकी है और इस सच्चाई ने गुलाम नबी आजाद को आईना दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे पर गुलाम नबी आजाद के एक बयान ने घाटी का तापमान बढ़ा दिया है। घाटी में उनके अपने ही लोग उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। अब आर्टिकल 370 पर दिया गुलाम नबी आजाद का बयान उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। खबरों के मुताबिक कश्मीर में उनके वफादारों के लिए भी कोई सियासी फैसला लेना मुश्किल बनता जा रहा है। कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने रविवार को घाटी में पहली रैली की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 370 को लेकर लोगों को गुमराह और उसकी बहाली का वादा नहीं करेंगे। आजाद इस बात पर जोर दे रहे थे कि किसी भी विशेष दर्जे की बहाली के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। उनका मानना है कि आने वाले कुछ समय कोई गैर बीजेपी पार्टी ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। अब खबर है कि रविवार को कांग्रेस समर्थकों ने भी उनसे दूरी बना ली है। रविवार को हुई उनकी बैठक पूरी तरह से फेल रही। खबरों के अनुसार उनकी रैली में 3000 से भी कम लोग जुटे थे। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 पर इस मत के अलावा उनके वफादार आजाद के बीजेपी से जुड़े होने के आरोप भी लगाने लगे हैं। घाटी में आजाद के वफादार भी बीजेपी से उनके कनेक्शन को लेकर चिंतित हैं। एक नेता ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आजाद साहिब बड़े नेता हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर यह दिखाया, लेकिन अभी काफी अनिश्चितताएं हैं और चीजें साफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब वो कांग्रेस में थे तो हम पूरी तरह उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन अब हमें चीजें साफ होने तक इंतजार करना होगा। आजाद को अब तक केवल ताज मुहिउद्दीन, पीरजादा मोहम्मद सईद और मोहम्मद अमीन भट्ट का समर्थन ही मिला है। इसके अलावा उनके कई वफादार अब तक बड़ा फैसला नहीं ले सके हैं। इन 3 नेताओं में से देखें तो केवल गुर्जर नेता मुहिउद्दीन ही हैं जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, जबकि सईद सियासी तौर पर गुमनामी में है और भट्ट की लोकप्रियता स्थानीय स्तर तक है। ऐसे में बड़े बड़े दावे करने वाले गुलाम नबी आजाद को अपनी जमीनी ताकत का भी एहसास हो गया है। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद आज बैकफुट पर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बैकफुट पर पहुंची बीजेपी ने आज सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज दिन भर कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया और पुलिस ने राजधानी कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से हारने के बाद भी बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आज नब्बान अभियान के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प हुई। पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है। वो नब्बान मार्च में शामिल होने जा रहे थे। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद शुभेंदु ने कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल है। बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए वो बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। शुभेंदु के अलावा राहुल सिन्हा और लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया।
बीजेपी तृणमूल कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य की पुलिस टीएमसी कैडर की तरह बर्ताव कर रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सचिवालय तक मार्च के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। राजधानी कोलकाता में नब्बान यानी राज्य सचिवालय अभियान में हिस्सा लेने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रानीगंज पर झड़प हुई। पुलिस बीजेपी के सदस्यों को नब्बान चलो मार्च में जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा कि बीजेपी के नब्बान मार्च में शामिल होने के लिए ट्रेन के जरिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस ने कोलकाता में भी मार्च रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया है। कोलकाता की सीमाओं की घेराबंदी की गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। ममता के खिलाफ बीजेपी के बवाल ने आज खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने एक्शन से सुर्खियों में आ गए हैं। अखिलेश भी ये जान चुके हैं कि जनता की आवाज और जनता से जुड़े मुद्दों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी है। तो वहीं रूठे चाचा को भी अखिलेश ने मनाना शुरू कर दिया है। तो क्या है अखिलेश का एक्शन प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी ने जब से राज्य में विपक्ष की भूमिका संभाली है, योगी सरकार की नाक में दम कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हर मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहते हैं और सरकार की पोल खोलते नजर आते हैं। उसी कड़ी में आगामी मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। दरअसल पार्टी के विधायक कल यानी 14 सितंबर से 18 सितंबर तक रोज 2 घंटे लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना देंगे। सपा ने महंगाई, लेवाना, अग्निकांड, कानून व्यवस्था और उत्पीड़न जैसे सवालों पर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। धरने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक ये धरना चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर होगा। ऐसे में विपक्ष की तैयारियां बता रही हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी इस सत्र से पहले रूठों को मनाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शिवपाल से राहें अलग होने के बावजूद अखिलेश चाचा के सम्मान में आगे आए हैं और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखकर विधानसभा सदन में आगे बैठाने की अपील की है। इससे पहले शिवपाल यादव ने भी अपनी सीट बदलने की अपील की थी। ऐसे में अब चाचा को सम्मान दिलाने की अखिलेश की इस कोशिश को विपक्षी एकजुटता से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि विपक्ष को एकजुट करने का मोर्चा संभाले हुए नीतीश हाल ही में अखिलेश से भी मिले थे, जिसके बाद सपा दफ्तर के बाहर यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई मोदी सरकार का पोस्टर लगा था, जिससे साफ हो गया था कि अखिलेश ने नीतीश को अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब अखिलेश भी विपक्ष को एकजुट करने में जुट गए हैं और यही कारण है कि अखिलेश अब चाचा शिवपाल की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश का ये एक्शन योगी सरकार के लिए जरूर सिरदर्द बनने वाला है। वैसे सिरदर्द तो अशोक गहलोत भी बीजेपी के लिए बने हुए हैं। 2023 में राजस्थान की सत्ता में आने का सपना देख रही बीजेपी के लिए उसके अपने नेता ही परेशानी बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर आज सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोमवार से आधा दर्जन जिलों के तूफानी दौरे पर हैं। सीएम गहलोत ने सोमवार को चूरू, सीकर और जयपुर जिले का दौरा किया था, तो वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर और टोंक जिले का दौरा किया। सीएम गहलोत ने आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में बिना तथ्यों के ही बोल गए। उन्होंने भामाशाह योजना के तहत 3 लाख रुपए के बीमे की बात कही। प्रदेश में बीमा अब 10 लाख रुपए का हो चुका है। लगता है कि शाह ने वसुंधरा राजे पर तंज किया है। सीएम गहलोत ने आज सीकर के नावा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की राजनीति छोड़ने की अफवाह पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी अंतिम सांस तक राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर भी टिप्पणी की। सीएम गहलोत ने कहा कि क्या ये कोई पूछने वाली बात है? 25 गांव में सर्वे करा लो, जिसे भी जनता चाहेगी उसे ही मुख्यमंत्री बना देंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा। पहले बीजेपी वाले हमसे पूछते थे, लेकिन अब हम उनसे पूछते हैं कि चलो बताओ आपका चेहरा कौन है। आपने इस बयान में सीएम गहलोत ने बीजेपी की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा और अमित शाह के राजस्थान दौरे पर भी गहलोत ने तंज कसा है। सीएम गहलोत के इस दौरे से भी राज्य में बीजेपी के पैर उखड़ने लगे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना पर संसदीय समिति की रिपोर्ट के बड़े खुलासे की।
स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अगर मोदी सरकार बचाव की नीतियों को वक्त पर लागू कर देती तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जब महामारी का दौर था तो मोदी सरकार जमकर अपनी पीठ थपथपाती थी। पीएम मोदी हर मंच से कहते थे कि हमने इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों की मदद के लिए भारत आगे आया है। लेकिन पीएम मोदी के इस दावे की पोल आंकड़े खोलते हैं जो बताते हैं कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने लाखों लोगों की सांसों को थामा है। बावजूद इसके मोदी सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारी कमी की वजह से लोगों की जान गई। यहाँ तक कि गरीब परिवारों को मुआवजा तक नहीं दिया गया, जिसे लेकर उसकी आलोचना होती थी। वहीं अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ही मुआवजा देने का सुझाव दिया है। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें सुझाव दिया गया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, साथ ही इसका ऑडिट भी होना चाहिए। इस कमेटी का नेतृत्व सपा नेता रामगोपाल यादव कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी इस मामले में सरकार की नजरअंदाजी से काफी हताश है। साथ ही कमेटी ये सुझाव देती है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर समेत कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से गई जान के मामले की जांच करें। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि मंत्रालय की राज्यों के साथ मिलकर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से गई जान का जरूरी रूप से ऑडिट करना चाहिए। इसके साथ ही दस्तावेज भी तैयार करने चाहिए ताकि भविष्य में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में मदद मिल सके, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चुनौतियों से निपटा जा सके। संसदीय कमेटी ने कहा कि वो सरकारी एजेंसियों से इस संबंध में पारदर्शिता और जिम्मेदाराना रवैया चाहती है। अब कमेटी की इस रिपोर्ट से साफ है कि सरकार ने कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं की, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी ने बोला पूरी दुनिया से झूठ। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।